अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। और नाज़रीन, बात शुरू करेंगे आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सेनेट में ख़िताब से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर मुत्तफ़िक़ हो गया था। जी हाँ, ये कहा गया है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से कि ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर मुत्तफ़िक़ हो गया था। ईरान को सऊदी अरब की सरज़मीन हमलों के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी पाकिस्तान ने लेकर दी। जौहरी मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ़्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अमल कामयाबी से चल रहा था, जिसमें ओमान सालिस का किरदार अदा कर रहा था। हम बड़े पुरुमीद थे कि ईरान मुज़ाकरात मस्बत जा रही हैं और मस्बत रुख जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। इसी दौरान ईरान पर गुज़िश्ता साल जून की तरह का एक हमला हो गया। उनका ये भी कहना था कि मेरी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई। ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर मुत्तफ़िक़ हो गया था। पाकिस्तान ने जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल से मुतालिक ईरान के हक़ की हिमायत भी की और साथ ही अमेरिका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था, जबकि हमने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात भी मनवाई। अमेरिका और इजराइल की जानिब से हमले के जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमला कर दिया। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट्स हिट किए गए। हमें इस तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए और इन ममालिक पर हमला ना होता तो हम अमेरिका और इजराइल के हवाले से उनको साथ लेकर आवाज़ बुलंद करते। हमने 15 मिनट में मज़म्मत की और दूसरी तरफ दोनों अतराफ से जंगी माहौल गर्म रखा जा रहा है। और अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बताया है कि उनके पास एडिशनल हाई ग्रेड वेपन के भी अच्छे ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मदद से तवील जंगें अच्छी तरह लड़ी जा सकती हैं। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका के मीडियम और अपर मीडियम असलहा ज़खायर जितने आज बेहतर है उतने पहले कभी नहीं रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब गाज़ ने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा किया, जिसकी तस्दीक करते हुए इजराइल ने यह कहा कि इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने मिसाइल से इजरायली फ़ज़ाइये के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का भी दावा किया है। फॉरेन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने दोनों हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल की और कहा कि सिहोनी रजीम के जराइम पेशा वज़ीर आज़म के दफ्तर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के 6 फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल से हमला किया। ईरान ने बहरीन, इराक़, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने यह ऐलान कर दिया है कि आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया गया है और ख़बरदार किया कि इस आबी गुजरगाह से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जा सकता है। आबनाए हुर्मस से दुनिया की तकरीबन 5वां हिस्सा तेल की तरसील होती है। और उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इजरायली दौरे की वजह से अपोजिशन के निशाने पर है। जी हाँ, भारतीय जरीदे में शाये मजमून में कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने लिखा है कि भारतीय हुकूमत ने ईरान जैसे दरीना इत्तेहादी को नज़रअंदाज करके इजराइल की हिमायत करके भारत की सिफारती खुदमुख्तारी को कुर्बान कर दिया है। उन्होंने मजीद लिखा कि यह अखलाकी बुज़दिली है जिससे आलमी फोरम्स पर भारत की पोजीशन अब कमज़ोर दिखाई देती है। सोनिया गांधी के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के कत्ल पर भारत का मध्यम रद्द-ए-अमल इस बात का वाज़ेह इशारा है कि नई दिल्ली अपनी आज़ाद खारिजा पॉलिसी के दावे से दस्तबरदार हो गई है। उसके अलावा ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे और वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कुछ आदाद शुमार शेयर किए हैं, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी इस पर बात करने के लिए हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम साहब ने, ब्यूरो चीफ कराची के इम्तियाज़ खान फारान साहब, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं जब्बार चौधरी साहब और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सिदरा सदोज़ई साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है। सबसे पहले रुक करेंगे सीनियर सहाफ़ी हैं जब्बार चौधरी साहब का और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। जब्बार साहब, सारी सिचुएशन सर आपके सामने है जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की जानिब से कही गई है कि ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर सर मुत्तफ़िक़ हो गया था और मुज़ाकरात में इस पेशरफ्त के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर सर हमला किया है। क्या समझते हैं, मुज़ाकरात जारी थे, अमेरिका पर एतबार किया गया, मुज़ाकरात के लिए ईरान बैठा, पेशरफ्त भी चल रही थी, उसके बावजूद अमेरिका ने जो हमला किया। अब इत्तेहादी मुल्क आप नहीं समझते अमेरिका पर, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार करने से हिचकिचाएंगे? जब्बार साहब देखिए सवेरा, देखिए ऐसा है कि वैसे अगर हम अखलाकी तौर के ऊपर देखें तो ये इसको धोखा हम कहते हैं कि धोखाधड़ी की है अमेरिका ने। तो उसके जो कि एक तरफ उनको एंगेज किया हुआ था, मुज़ाकरात हो रहे थे, अमान के जो सीनियर सफारती एहलकार हैं उन्होंने हमले से एक रात पहले कहा था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुज़ाकरात जारी हैं और
ईरान जो है वो एग्री कर गया है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर और बात आगे बढ़ेगी। ये अखलाकी तौर के ऊपर तो ये बिल्कुल एक कह लें कि एक धोखाधड़ी है, कोई जवाब नहीं था। लेकिन जंगों में जो है वो अखलाकियात होती नहीं है। जंगों में जो है ना इसी तरह की धोखाधड़ी होती है और वो धोखा जो है वो अमेरिका ने भी दिया। बात जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नहीं है। एक बात समझ लें, आप सारे लोग, मेरे जो तजिया है कि प्रॉब्लम ईरान का कोई ना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ना ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है, ना यहाँ से ईरान को जो है ना कोई डायरेक्ट मिसाइल के थ्रू कोई अमेरिका को थ्रेट है। मसला और प्रॉब्लम जो है वो ईरान के वजूद का है। ईरान का वजूद जो है वो इजराइल को गवारा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो इस रीजन में एक वाहिद मुल्क है जो इजरायली सिस्टम को, इजरायली निज़ाम को चैलेंज करता है। तो इजराइल जो है वो सिर्फ इस वजूद को मिटाने के लिए यहाँ पे रजीम चेंज करके कोई ऐसी चीज है, कोई पपेट लाने के लिए, वो सिस्टम लाने के लिए, जिस तरह पहले आपको पता है कि इराक में लाया गया, उसके बाद फिर अपना जो था वो अफगानिस्तान के अंदर तजर्बे किए गए, अब शाम के अंदर लाया गया। तो इस तरह की कोई रजीम जो है वो चाहता है इसराइल के इस खित्ते में, ईरान के अंदर। जब्बार साहब आपने रजीम चेंज की सर बात की है, आपने कहा कि इस तरीके की रजीम चेंज जो है वो इसराइल लाना चाहता है ईरान में। और सर 8 माह से कबल हम ये बातें सुन रहे हैं कि रजीम चेंज ईरान में करना चाहता है वो अमेरिका भी और इसराइल भी। और आपने देखा कि ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया, हदफ जो था वो हदफ को सर अगर ये कहा जाए मुकम्मल कर लिया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई जो कि मेन हदफ थे, उन्हें निशाना बनाया और शहीद कर दिया गया। सर अब देख रहे हैं जो रजीम चेंज की बातें हो रही थी वो ईरान में होता नज़र आ रहा है रजीम चेंज सर आपको? मुझे अपना जो है ना आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है, जरा दोबारा मुझे। जब्बार साहब रजीम चेंज के हवाले से बात कर रही हूँ सर, आपने रजीम चेंज की बात की ना, जो काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं रजीम चेंज चाह रहे हैं अमेरिका और इसराइल ईरान में। और सर जो हमने देखा अमेरिका और इसराइल का जो मेन हदफ था, जो क़यादत थी सर, उसे मुकम्मल भी कर लिया गया, हदफ बना भी लिया है। और जो ईरानी सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब, उन्हें भी जो है वो शहीद कर दिया गया। रजीम चेंज होते अब आपको नज़र आ रहा है ईरान में सर, जो कि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं? देखिए मैं जो समझ सकता हूँ वो ये है कि अपना जो रजीम चेंज है वो इतना आसान है नहीं, लेकिन ख्वाहिश जरूर है। ख्वाहिश है, अमेरिका की ख्वाहिश है, इजराइल की ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिशें जो है ना वो इतनी आसानी से पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ईरान की जो स्ट्रेटेजी है सवेरा इस वक्त इस हवाले से इस बार वो बड़ी यूनिक है, बड़ी जबरदस्त है और वो उनको फ्रूट दे रही, क्योंकि ईरान ने इस दफा जो है वो बराह रास्त जाके इजराइल का या अमेरिका का रुख कम किया है लेकिन कम किया है। ठीक, उन्होंने जो अमेरिका के जो मफादात है इस खित्ते के अंदर, खास तौर के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको निशाना बनाया। इसका मतलब ये आप देखें कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है इस वक्त वो बंदिश का शिकार है। लोग वहां से भाग रहे हैं, लोग वहां से जा रहे हैं और एक खौफ की फजा है। यही ईरान की जो है वो कामयाबी है कि उसने इस मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई में, अबूधाबी में, ओमान में की साइड पे, कतर में, कुवैत में, और अब तो आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में भी जो है ना वो भी वहां पर भी अटैक हो रहे हैं। तो ईरान ने जो स्ट्रेटेजी जो शिफ्ट लाए हैं, ये मेरा ख्याल है कि उसको पे करेगी इस जंग को बंद करने के लिए। अब जब्बार साहब जो मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आपकी इस जंग में सबसे ज्यादा जो है वो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हुआ है। अमेरिका की जो जंग हुई है सर, आप कह रहे हैं हवाले से, बिजनेसेस के हवाले ये ईरान की कामयाबी है। जब्बार साहब आपने ये बात कर दी है कि ये ईरान की कामयाबी है। फैसल हकीम साहब सर, जिस तरीके से जब्बार साहब कह रहे हैं कि ये सर ईरान की कामयाबी है, जिस तरीके की सूरत हाल हमारे सामने है और ईरान का जो वजूद है वो इसराइल और अमेरिका को गवारा नहीं है, उस वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं अमेरिका और इसराइल से। जिस तरीके से मुज़ाकरात की बात हुई, मुज़ाकरात भी अच्छे तरीके से चल रहे थे, पेशरफ्त हो रही थी, उसके बावजूद अमेरिका की जानिब से सर हमला किया गया। और अभी यही कह रहे हैं जब्बार साहब के रजीम चेंज जो अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं ईरान में वो इतना आसान नहीं है, अलबत्ता इनकी ख्वाहिश जरूर है, आसान नहीं है रजीम चेंज सर। बिल्कुल भी रजीम चेंज जो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपको ये कहा था कि जो लेयर है मुख्तलिफ जिन्होंने लीड करना है वो बड़ी वाज़े तौर पर तय की गई है। आप देखेंगे
जो सुप्रीम लीडर है उनकी जो ही शहादत होती है उसके बाद फौरी तौर पे जो पहला काम किया गया वो अबूरी कौंसिल बनाई गई ताकि नए सुप्रीम लीडर का तकर्रुर किया जा सके। तो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, ये बिल्कुल क़यादत की वाज़ें हैं। आप ये देखें कि जो मुसल्लह फौज के सरबराहान मारे गए उनकी जगह नई तैनातियां कर दी गई हैं, कमांडरों को जो है वो फराइज जो है वो तफवीज़ कर दिए गए हैं। ये काम फौरी हुआ है, कोई इसमें खला नहीं रखा गया, कोई उसमें इल्तवा नहीं किया गया। तो ये बड़ी वाज़ेह चेंज है कि वहाँ पे एक सिस्टम मौजूद है और उस सिस्टम पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। कहीं भी जो दुश्मन है उसको ये ख्वाबो ख्याल में नहीं है कि कहीं भी खला आएगा और वो अपने मकासद में कामयाब हो सकेगा। जहाँ तक रजीम चेंज की बात है, रजीम चेंज के हवाले से अंदरूनी जो हमायत है वो हासिल होना लाजमी है। एक कोशिश की गई, ईरान में मुजाहरे कराए गए, लेकिन वो मुजाहरे भी कामयाब नहीं हुए। वहाँ के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने उनको भी कंट्रोल कर लिया। और अभी सूरत हाल देखे कि शहादत के बाद इस्फहान और दूसरे इलाकों में जो सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद मुजाहरे हुए हैं वो उनके हक में हुए हैं। तो जो इस वक्त जारियत मुसल्लत की गई है, मेरे ख्याल में जो सूरत हाल नजर आती है उसमें अमेरिका और इसराइल दोनों जो है वो फंस गए हैं, क्योंकि जितनी जंग तवील होती जाएगी उतनी ही इन दोनों के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाएगी। आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि ईरान के पास शायद खोने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सर। पूरे का पूरा जो इसराइल है और पूरे का पूरा अमेरिका, उसके जो स्टेक्स हैं वो लगे हुए हैं और वो निशाना बनते जा रहे हैं। अभी कुछ टेक्निकल गलतियां कह लें, कुछ जंगी गलतियां कह लें, रद्द अमल में जज्बात कह लें। फैसल हकीम साहब, आपने अभी बात की है कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर सर आप यही समझते हैं कि अब जो मुश्किलात बढ़ेंगी वो इजराइल और अमेरिका के लिए ज्यादा बढ़ेंगी? सर देखें ना, वो तो बढ़ना शुरू हो गई हैं। आप तो ये देखें कि जितने भी अहदाफ हैं वो उनके निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से इजराइल में जो है वो अटैक्स किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं और वहाँ पर जिस तरह की फुटेजेस सामने आ रही हैं तो वो बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है और उससे वहाँ के लोग ज्यादा खौफजदा नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जब गजा से ऐसी फुटेजेस आती थी तो दुनिया एहतजाज करती थी, लेकिन अब वही इस तरह की फुटेजेस जो है वो तेल अबीब और दीगर जो इसराइल के इलाके हैं वहाँ से आना शुरू हो गया। और जितनी जितनी ये जंग तवील होती जाएगी, जितना जितना ईरान का जो जवाब है, जो रद्द अमल है वो शदीद होता जाएगा, उतनी ज्यादा खौफनाक फुटेजेस भी सामने आती जाएंगी। और ये इसराइल नहीं चाहता, ना ही अमेरिका चाहता है कि वो उसका ज्यादा नुकसान हो। वो जल्द से जल्द जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन शुरू वो कर चुके हैं। अब उनके बस में नजर नहीं आता कि किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। उसके लिए अब कोशिशें क्या होगी? अब कोशिशें ये होंगी कि जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं उनको राजी किया जाए, पाकिस्तान से भी कांटेक्ट हो सकता है कि उससे भी कांटेक्ट किया जाए और किसी तरह कोई सफारती ज़राए जो है वो इस्तेमाल करके ईरान को राजी किया जाए कि वो रद्द अमल जो है उसमें कमी लाए और जंगबंदी की तरफ जाए। लेकिन जो एतमाद की कमी पैदा हो चुकी है, आप ये देखें कि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा। पहली दफा मुआहिदा हुआ 2015 में, 2018 में अमेरिका उससे निकल गया, उसके बाद पाबंदियां लगाई गई। फिर उसके बाद गुज़िश्ता साल जो है वो फरवरी से लेकर जून तक मुज़ाकरात के 5 दौर हुए। फिर उस दौरान हमला कर दिया गया जब मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जा रहे थे। अब भी 3 दौर हो चुके थे और दोनों अतराफ से मुस्बत करार दिया जा रहा था और अचानक जो है वो हमला कर दिया गया और ये कहा गया कि महीनों पहले इसकी जो है वो प्लानिंग हो चुकी थी। अगर महीनों पहले प्लानिंग हो चुकी थी तो फिर मुज़ाकरात का ढोंग रचाने की क्या जो है वो जरूरत थी। फिर फैसल हकीम साहब, इसे फिर वही जैसे कि जब्बार साहब ने कहा, सर इसे धोखाधड़ी ही कहा जाएगा कि महीनों पहले प्लानिंग हो चुकी थी अगर ये हमला करने की, तो फिर ये मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया गया? सिद्रा जदुज़ई साहिबा, जो अभी फैसल हकीम साहब की जानिब से भी सर बात की गई और हम यही देख रहे हैं कि ईरान के हक में ही मुजाहिरे नज़र आ रहे हैं, ईरान के हक में सारा कुछ हो रहा है। जो अमेरिका और इसराइल चाह रहे थे कि शायद क़यादत को हम लोग निशाना बना देंगे, शहीद कर देंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का जो उनका हदफ था मेन, उन्हें शहीद कर देंगे, तो शायद जो ईरानी अवाम है वो सड़कों पर निकल आएगी और बड़ा जो है रजीम चेंज हो जाएगा, मामला बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। लेकिन वो सारे मामला जो वो चाह रहे थे ना उसके बरक्स आ रहे हैं। और जैसे कि अभी फैसल हकीम साहब ने भी कहा है कि अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये जंग मजीद तवील होगी तो इसराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। सिद्रा साहिबा,
देखें, रजीम चेंज की जब बात हुई थी तो आप ये देख लीजिए कि ऑलरेडी सुप्रीम लीडर ने जो है वो बहुत सारे नामों की मंजूरी दे दी थी कि इन केस मिस्टर एक्स विल एम्ब्रेस द मार्टरडॉम, तो फिर उनके बाद मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ठीक है। और 2 हफ्ते पहले मिस्टर अली रजानी को जो है वो इख्तियारात सौंप दिए गए थे। तो ईरान वाज फुली प्रिपेयर्ड। ईरान जो है वो ना सिर्फ इस हमले के लिए एक जहनी तौर पे प्रिपेयर्ड था, बल्कि ये कि वो ऑन ग्राउंड भी इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड था। फिर दूसरी बात ये कि मैं आज एक स्टेटमेंट देख रही थी जो ईरान की तरफ से शाया की गई थी कि हम पिछले 20 से 25 साल से इस हमले के लिए तैयार थे और इस हमले की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे जो मिसकैलकुलेशन हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप से हुई है, जिनका ये ख्याल था या उनकी ये खुशफहमी थी कि अगर अली खामनाई साहब को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो एक ऐसी खुशगवार फिजा उनके लिए पैदा हो जाएगी कि जिसके बाद ना सिर्फ रजीम चेंज हो जाएगा बल्कि वो बाहर से रज़ा शाह पहलवी को भी सामने ले आएंगे और उसके बाद उनके हक में हर चीज जो है वो आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये एक कंप्लीट मिसकैलकुलेशन थी। देखिए, मिसाइलों से कभी भी रजीम चेंज नहीं होती, ड्रोन से कभी भी रजीम चेंज नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि जिस तरीके से सर ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि इंटरनली आपकी आवाम रजीम चेंज करने के लिए जो है वो तैयार ना हो या फिर बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान में देखा, जिस तरीके से हमने इराक में देखा, तो यहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड की सिचुएशन तो खैर कभी आ भी नहीं सकेगी। और जहां तक बात है रजीम चेंज के हवाले से, तो अगेन जिस तरीके से मुजाहरे किए गए और जिस तरीके से हिमायत हासिल रही है ईरान के नेशन की खामनाई की शहादत के ऊपर भी, कि जिस तरीके से गम, गुस्से और सोग का ऐलान किया गया था, तो रजीम चेंज करने का तो सवाल नहीं पैदा होता। दूसरी बात आपने पूछी थी रिलेटेड टू के क्या अब मजीद उनके ऊपर एतबार किया जा सकता है या नहीं। अब ये देखिए कि कल जो है यूएई से और डिफरेंट आपके पास स्टेट से ये एक फुटेजेस सामने आ रही थी कि हमें यहाँ फंसा के और सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को सेफ गार्ड करने में लग गए हैं और हमारी तो सारी सेफ्टी का दारोमदार जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर था। तो क्या अब किसी भी मुंह से हिमायत हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप टेबल टॉक की तरफ भी आएंगे कि जहां पे खलीज अरब ममालिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दोबारा किसी भी सूरत में अपने उनको ट्रस्ट कर सकें और उनके साथ जो है वो दोबारा चलने की बात की जा सके। तो ये शुरू अगेन ट्रंप तो 4 हफ्तों का इंदिया पहले ही दे चुके हैं कि 4 हफ्तों तक ये जंग जो है वो आगे जाएगी, खिंचेगी। आप ये भी तो देखिए ना कि आज डेमोक्रेट्स की तरफ से क्या जो है वो स्टेटमेंट सामने आई है कि हमें तो किसी भी चीज में एतमाद में नहीं लिया गया और वो तो रेजोल्यूशन पास करने की बातें की जा रही हैं और इनके इख्तियारात को भी महदूद करने की बात की जाती है। तो बाहर के ममालिक तो अपनी जगह, लेकिन अमेरिका के अंदर से जो है उनको किसी किस्म की हिमायत हासिल नहीं हो रही। ठीक है, अमेरिका के अंदर से ही डोनाल्ड ट्रंप को हिमायत नहीं हासिल हो रही। इम्तियाज़ साहब, डेमोक्रेट्स के आप समझ रहे हैं जिस तरीके से वो प्रेशर डाल रहे हैं तो इस प्रेशर में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, आप समझ रहे हैं इम्तियाज़ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरदम दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखें, अब हम ईरान के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इससे हट के अगर हम बात करें और हम सारी सक्सेस दे देते हैं अमेरिका को और इसराइल को कि वो खुदा न खास्ता कामयाब भी हो गए और जो कुछ चाहते थे वो हो भी गया, तो उसके बाद भी ख़तरे में इसराइल और अमेरिका नहीं आना है। उसकी वजह यह है कि उसके बाद मशरिक़ी बादशाह जो इस वक्त अपने तौर पे सारे एक्ट करते हैं, वो सारे के सारे पहले तो गैर महफूज समझते ही थे ख़ुद को वो और समझते थे कि अमेरिका उन्हें बचाएगा, उसके बाद और ज़्यादा गैर महफूज हो जाएंगे और दुनिया की कई एक मुमलिकतें अपने आप को और वो जो लीडर साहिबान हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझेंगे कि इसराइल और अमेरिका जब चाहेंगे उनको अपने ऑफिस के अंदर उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनके जो भी कर सकते हैं। तो ये जो खौफ है ये फिर एक नया इत्तेहाद ऑटोमेटिकली जन्म लेगा। और बिल्कुल उसी तरह देखें, हम अमेरिका को अगर देखें, हम अमेरिका ने जब ये ट्रंप आया, ट्रंप ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया कनाडा के ऊपर। उसने कहा कि मैं कनाडा को अमेरिका की स्टेट बनाऊंगा। उसके बाद उसने अपने इंटरनल अमेरिका में लड़ता रहा, अपने मुख्तलिफ बहुत कंट्रोवर्शियल बातें की, क्योंकि वहाँ पे एक लॉ है कि जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसको बहुत सारे पावर्स होते हैं। फिर उसने ग्रीनलैंड की बात की कि ग्रीनलैंड मेरा है और मैं ग्रीनलैंड पे, तो यूरोप उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ। फिर उसने यूएनओ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उसने यूएनओ को तस्लीम करने से इनकार किया
और कहा कि उसका अपना एक बस जो वो चाहेगा वो करेगा। फिर पीस बोर्ड की बुनियाद रखी गई। गाजा के अंदर 2 साल से मुसलसल वन साइडेड ही वो चलते रहे। तो इसने पूरी दुनिया को कुछ और सोचने पर मजबूर किया। कल फैसल हकीम ने एक बात की थी और बिल्कुल सही है वो बात, और वो हम भी उस पर बार बार बात कर रहे हैं कि चाइना और रशिया की खामोशी, ये खामोशी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि सिल्क रोड जो चाइना पूरा इतना खरबों डॉलर उस पर लगा चुका है और पूरा एक उसने सिस्टम बना लिया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा। और उसकी बुनियाद यही है, हमारे से शुरू होती है, फिर अफगानिस्तान थोड़ा टच करते हुए सेंट्रल एशिया में जाती है, ईरान भी उसका हिस्सा है, सारी चीज़ें। चाबहार में इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान लेकर आया था, लेकिन वो चाबहार को भी चाहता था चाइना के, चाबहार के लिए भी बात चल रही थी, ग्वादर के साथ साथ। तो पूरी दुनिया अपने आप को अब इनसिक्योर फील कर रही है कि ये शख्स वो है कि दोबारा ये 1948-47 कर सकता है, कि जापान वाला इवेंट दोहरा सकता है। चीन की आप बात करें तो चीन की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि ताकत का ये जो अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है वो नाकाबिल कबूल है और इसे रोका जाए। ये बात आई है, तो फिर चीन का आप अमली किरदार मजीद देख रहे हैं? देखो, सिद्धा एक बात जो कर रही थी ना कि बूट ऑन ग्राउंड, ये सबसे स्ट्रेटेजी जो जंग में होती है, वार में बूट ऑन ग्राउंड वाली बात होती है सबसे ज्यादा। एयर अटैक होते हैं, उसमें आप इंस्टॉलेशन तबाह कर देते हैं, फिर डिप्लोमेटिकली बहुत सारी चीजें करते हैं, सारे मामला होते हैं, लेकिन जब बूट ऑन ग्राउंड आते हैं तब सारे मामला चलते हैं। और जैसे कि 10 मई में हुआ, 10 मई में हमने एयर अटैक भी किए, नेवल अटैक भी हुए, और हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड भी काफी 10 से 12 किलोमीटर तक गए, जिसपे आज तक नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है मोदी, क्योंकि उसको पहले ऑन करना पड़ेगा। ये उसकी अपनी एक हिकमत अमली। तो मैं समझ रहा हूं कि अमेरिका, ट्रंप जो है अमेरिका को आइसोलेशन में लेकर जा रहे हैं। जाहिर है कि उसके बाद ये रुकेंगे नहीं, उसके बाद ये यूरोप में जो धमकी दे चुके हैं, ग्रीनलैंड का मामला जो है, और फिर जो चाइना के हवाले से कह चुके हैं कि चाइना की जो बिजनेस उसकी एक वॉर है, उसको मैं कहाँ कहाँ रोकूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़, यूक्रेन में देख लें, यूक्रेन में बाद में ट्रंप आए तो उन्होंने पहले की रिजीम से ज़्यादा यूक्रेन को सपोर्ट किया, और उसके प्रेसिडेंट को भी बुलाकर जो वहाँ बिहेवियर पहले कुछ और था, फिर बाद में कुछ और चेंज हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अव्वल तो खुदा न खास्ता ऐसा होने नहीं जा रहा। पूरा मीडिया देखें वेस्ट के कंट्रोल में, आप उसको अमेरिका कह लें, आप उसको इजराइल कह लें, उसके मुकम्मल कंट्रोल में। वो जो दिखाना चाह रहे हैं वो हम तक आ रहा है, चाहे वो इजराइल के अंदर की बात हो, चाहे वो और दूसरी जगहों पर बात हो। क्योंकि आज़ाद मीडिया तो पाकिस्तान में रोना रोते हैं कि जनाब आज़ाद मीडिया नहीं है। आज़ाद, बहुत ज़्यादा आज़ाद मीडिया है पाकिस्तान के अंदर। आप हिंदुस्तान में बोल के देखें, लोग यूके वगैरह की बात करते हैं कि जनाब वहाँ तो देखें आज़ादी हम जो चाहें। यार उस मुल्क के किसी मिनिस्टर के लिए बोल के दिखाओ, तुम किसी ऑफिसर के लिए बोल के दिखाएं आप, तो आपको लग पता जाना है कि कितनी आज़ादी। आप तो वहाँ बैठ के बुरा भला कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका, अब ये मशरिक़ वस्ता की एक बात हो रही थी, चौधरी साहब भी एक बात कर रहे थे। अब ये बताइए, मशरिक़ वस्ता का कौन सा मुल्क कब खड़ा हुआ ईरान के साथ? गुज़िश्ता 20-30 साल लगा ले, कब खड़ा हुआ है? एक भी नहीं खड़ा हुआ ये आकर ये। और ये आज बातें कर रहे हैं कि जनाब जो इंतहाई माज़रत के साथ हमारे वजीर खारजा साहब ने जो सेनेट के अंदर बयान दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इसने हमले ना किए होते इधर उधर तो हम उनके साथ मिलके, उससे पहले क्या बात की उन्होंने? उससे पहले कर लेते वो बात जब अमेरिका ईरान राजी था, बोल रहा है कि जी हम बात करने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं 15 साल से कह रहा है वो कोई भी मुल्क ईरान और जो आज ये बात हो रही है ना, वजीर खारजा साहब कर रहे हैं सवेरा, वो बहुत पहले कह चुके हैं कि हम नहीं बनाने, हम अपना जो हमारा एटमी प्रोग्राम है वो पीसफुल है, अपनी तरक्की, ये तो बार बार कह चुके हैं, बार बार वो बात कह चुके हैं। जब्बार साहब जो है, अगर हम देख रहे हैं भारत की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। अपोजिशन मोदी के खिलाफ एक तो इकट्ठी हो गई है और साथ ही खिलाफ हो चुकी है कि ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम उसकी हिमायत में नहीं बोल रहे, इजराइल के हिमायत में खड़े हो गए हैं और ईरान के हक में कोई बात नहीं की गई। ये सोनिया गांधी की जानिब से भी कहा गया और साथ ही पूरी अपोजिशन अब जो है मोदी सरकार के खिलाफ हो गई है। क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं आप भारत में मजीद? सर देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो कभी भी ईरान के साथ उनका जो कह लें कि जो स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद या जैसा भी था, ताल्लुकात थे, वो जब पिछला हमला हुआ था उस वक्त जब पाकिस्तान ने खुल के ईरान का साथ दिया था, तो उस वक्त ही इंडिया जो है पूरी तरह एक्सपोज हो गया था। वहां पर से कैसे था वो इंडिया के जो एजेंट थे वो निकले जो कि इजराइल के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद से जो है वो ईरान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा उस तरह मामूल पर नहीं आए। चाबहार के से आपको पता है कि उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट जितनी सारी थी हिंदुस्तान ने अपनी उसको विड्रॉ कर लिया था। इसके बाद अब इंडिया का जो अलायंस है वो सीधे जो है वो इजराइल के साथ है
और आपको पता है कि जब यहाँ हमला हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जो है नेतन्याहू से मिलने के लिए वहां पर मौजूद थे, वहां से आ रहे थे मिलके। अब उन्होंने उनके जुबान जो है ना वो बंद रहेगी ईरान के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इजराइल के गम में घुलेंगे। और इजराइल के ही साथियों ने जब हमला किया उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को फोन किया और उन्होंने जाके कहा कि हमें आपकी जो जाने हैं वो ज्यादा जो अजीज है। उनका इतिहाद जो है ना वो वाजी हो गया है, वो सिर्फ इजराइल के साथ रहेगा। उसकी वजह यह है कि वो एक तो उनके साथ बहुत वसी जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है, एक मुआहदा चाहता है। और चूंकि पाकिस्तान ने जब हमला किया था, पाकिस्तान ने जब इनको 10 मई को जब किया था तो जो रशियन S-400 है वो पूरी तरह एक्सपोर्ट हो गया था और पाकिस्तान ने जो है उनकी तमाम बैटरी तबाह की। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया हिंदुस्तान का। उसके बाद इंडिया जो है वो आयरन डोम लेना चाहता है इजराइल से। बेसिक प्रॉब्लम ये अभी उसको मिला नहीं है, लेकिन ये जो दौरा वो उनका जो डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है, हिंदुस्तान जो है वो एक्वायर करना चाहता है। नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस सिलसिले की कड़ी थी और जब तक वो उसके ऊपर कोई जवाब या हाँ या ना या पूरी तरह को हो नहीं जाता उस वक्त तक हिंदुस्तान जो है वो ईरान के तरफ नहीं आएगा। ये बात एक तय है। बाकी वहाँ की वो अपोजिशन ज़ाहिर अपना काम कर रही है, उनको ठीक है। जब्बार साहब आप कह रहे अपोजिशन अपना काम करती हुई नजर आ रही है और जब तक जो मोदी का हदफ है वो मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक वो इस तरीके से ही काम करते नजर आएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद इसी पर बात करेंगे, साथ रहिए। पहले भारत के हवाले से बात कर रहे थे कि भारत का जो है वो मकरू चेहरा, दोगली पॉलिसी अब खुलकर आया हो गई है। पहले भी ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद खुलकर भारत का जो चेहरा है ख़ास तौर पर मोदी का वो खुलकर सामने आ रहा है। जब्बार साहब आप अपोजिशन के हवाले से ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, सर कंप्लीट कीजिएगा आप अपनी बात को। देखिए ज़रा अपना वहाँ पर अपोजिशन जो है वो अपना काम कर रही है, उन्होंने एक्सपोज किया है क्योंकि हिंदुस्तान का ये जो इस यानी कि रजीम जो RSS वाला है, इससे पहले तक जो है हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है वो प्रो फलस्तीन रही है, लेकिन उसके बाद से सारा कुछ चेंज हो गया। अब टोटल सिर्फ उनके लिए इजराइल है क्योंकि उनको सूट करता है। वो जो डिजाइन इनके हैं वही डिजाइन इजराइल के हैं, इसलिए वो नेचुरल अलाई भी हैं। अभी ये वाली बात तो खैर एक तरफ है। अभी इम्तियाज भाई बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से। मैं थोड़ा सा जरा उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है कि जब दोनों तरफ जो है हमारे इस वक्त दोनों तरफ इस्लामी भाई हैं, जब दोनों तरफ आपके भाई हों तो उस वक्त आपके लिए कोई पोजीशन लेना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान ने इस मुश्किल सूरत हाल में भी अपने आप को जो है ना एक पोजीशन को मेंटेन किया है और हम देखते हैं कि अगला नेशन जो है वो हमें कैसे रिएक्ट कर रही है। हमने देखा कि ईरान ने पाकिस्तान को जो है ना वो शुक्रिया अदा किया। UN के अंदर भी उनको पता है, ईरान को पता है पाकिस्तान की पोजीशन का। ये इस वक्त अगर मुकाबला जो है वो देखिए लास्ट जब हुआ था तो उस वक्त मुकाबला सिर्फ ईरान और इजराइल का था और पाकिस्तान खुल के ईरान के साथ खड़ा था। अब जो है ईरान जो है ना वो हमारे मशरिक वस्ता के जो दोस्त भाई हैं वहां पर भी प्रॉब्लम है। अब हमारे लिए ये है कि हम उनको हमारी मजबूरियों को ईरान समझ रहा है, हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो सागदार साहब ने आज बात की वही बनती थी और हमने जो है अपनी इस पोजीशन को मेंटेन किया है कि दोनों तरफ हमारे भाई हैं। हाँ, हम चूंकि नेट स्टेबलाइजर हैं खित्ते में, हम स्टेबलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं इस खित्ते के तमाम लीडर से बात करके ताकि जहाँ से जंग को खत्म किया जाए, जंग को खत्म किया जाए। जब्बार चौधरी साहब जी एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि 4 हफ्ते तक जंग चलेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये जंग 4 हफ्ते चली तो ये पूरा दुनिया जो है इससे इतना बुरी तरह अफेक्ट होगा। और सबसे पहले मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो इतनी बुरी तरह हिट होगी कि जहाँ पर लोग जो है वो अगले कई महीने जो है यहाँ पर ना कोई फ्लाइट आएगी ना कोई यहाँ पे लोग आएंगे और जब बिजनेस नहीं होगा तो फिर 4-5 महीने के लिए जो है ना अपना जो दुबई UAE और मिडिल ईस्ट जो है बहुत बुरी तरह जो है ना उनको हेडबैक होगी। इसलिए ये जंग आगे चलती मुझे दिखाई नहीं देती, बहुत जल्द जो है ना ये सीज़फायर की तरफ पहुंचेगी क्योंकि सऊदी अरब में है। ठीक है जब्बार चौधरी साहब आप कह रहे हैं ये जंग ज्यादा आगे चलती हुई नजर नहीं आ रही। फैसल हकीम साहब सर भारत के हवाले से बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की, जो सिचुएशन देखने आई, मुज़ाकरात के लिए बिठाया, फिर उसके बाद जो है हमला कर दिया गया, तो वही कह रहे हैं कि एतबार नहीं किया जा सकता। सर मोदी पर भी तो एतबार नहीं किया जा सकता ना, एक तरफ ईरान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने वाला और अब बिल्कुल ईरान के अगेंस्ट खड़ा है, यानी इजराइल की फुल हिमायत करता जो है वो मोदी सरकार नजर आ रही है और खुद उनकी अपोजिशन ही उनके खिलाफ हो गई है। क्या कहेंगे फैसल साहब?
देखें, एक वक्त था कि भारत जो है वो अपने आप को इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क, सेकुलर मुल्क और जमहूरियत और बड़े दावे करता नजर आता था। इस वक्त वही भारत है, मोदी की पॉलिसियों की वजह से वो बिल्कुल तना है, उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ सिवाय इसराइल के। आप वो सिर्फ इसराइल की तरफ भागता नजर आता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर उसका असल में रूस था, रूस को उसने छोड़ दिया अमेरिकी दबाव में आके। ईरान के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो भी अमेरिकी दबाव में आके पीछे हट गया। तो अब उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस खित्ते में किसी के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसराइल उसके पास रह गया। और इसराइल को वो कब धोखा देता है ये भी देखना होगा, क्योंकि ये सख्त नाकाबिले एतमाद जो है मोदी की शख्सियत है, और उसके साथ साथ उसकी पॉलिसियां जो हैं वो मुसलसल भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, भारत को अकेला कर रही है। अब तो भारत में जो अपोजिशन है वो भी जो है वो सारे के सारे उस पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं, और ये जो एक सिलसिला चल निकला है भारत में, ये यकीनी तौर पर मोदी के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनेगा। बैनुल-अक़वामी तौर पे तो मोदी जो है वो बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। ठीक है, बात है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जंग के हवाले से, तो जंग मुझे इसलिए जल्दी रुकती नजर नहीं आ रही। अमेरिका तो चाहता है कि जंग जल्दी खत्म हो, इसराइल भी यही चाहता है कि जंग जल्दी खत्म हो, लेकिन जाहिर है एक जो रद्द अमल है वो इतना शदीद है और इतना फैल चुका है कि अब उसको समेटने के लिए बहुत सारी सफारती कोशिशों की जरूरत होगी। पाकिस्तान अपने तय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स आ चुके हैं इसमें कि उनको मनाते भी कुछ दिन मजीद लगेंगे। तो 4 हफ्तों की बात की जा रही है, ये 4 हफ्ते भी लग सकते हैं और 4 हफ्ते से ज्यादा भी जो है वो बात जा सकती है। ठीक है फैसल हकीम साहब, आप कह रहे 4 हफ्ते भी इस जंग को लग सकते हैं और 4 हफ्ते से ज्यादा भी ये जंग मजीद भी तवील हो सकती है। सिद्रा सदुज़ई साहिबा, जैसे कि अभी फैसल हकीम साहब ने भी सर ये सिद्रा साहिबा ये बात की है फैसल हकीम साहब की जानिब से भी कि देखना ये है कि मोदी इजराइल को अब कब धोखा देता है, क्योंकि ईरान की बात कर ली जाए, रशिया की बात कर ली जाए, तो सारी सिचुएशन हमारे सामने है। इजराइल की हिमायत करता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन ये देखना है कि ये इजराइल को भी कब धोखा देता है, क्योंकि मोदी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। मोदी वो गलीज शख्सियत है कि जो मोहम्मद बिन सलमान को तो अपना दोस्त मानती है, अरब कंट्रीज को जो है वहाँ पे उनकी गोद में बैठना चाहते हैं, उनसे तमाम फायदे लेना चाहते हैं। और गलीज इंसान की गलीज जहनियत ये है कि कश्मीर के मुसलमानों को और अपने मुल्क में मौजूद मुसलमानों को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको शहीद करते हैं, उनको ज़दोकोब करते हैं, ख़वातीन के जो है वो नकाब उतारते हैं। तो ये मुसलमान बुरे हैं और वो मुसलमान अच्छे हैं जिनके पास पैसा है। मोदी की तो खैर ये पॉलिसी है। फिर सेकेंडली मोदी की मूजी कहा जाए, बल्कि इसकी दोगली पॉलिसी ये है कि पहले जब अफगानिस्तान में रजीम चेंज होती है तो उनके अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशंस लेके जाते हैं कि ये तो डिफेक्टो रजीम है और इसको हटाया जाए, इसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएं। और उसके बाद उन्हीं को पैसे देके उन्हीं के साथ जो है वो हस्पताल बनाए जाते हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पे रोड्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाता है और उनसे दहशतगर्दी करवाई जाती है। तो क्या वो मुसलमान अच्छे हैं कि जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, और वो मुसलमान बुरे हैं जो अपने त्योहारों के, मजहबी त्योहारों के मौके पर जो है वो ज़बी की जो एक हमारा एक रिलीजियस सरमन है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। तो मोदी की तो ये पॉलिसी है। खैर मोदी के बारे में तो मतलब वो एक मकरूह शख्स जिसके बारे में बात करना भी जो है मुझे लगता है कि वो एक बड़ी घिन आमेज सी चीज है। सेकेंडली आपने बात की कि इसराइल को कब धोखा देगा, तो मोदी की तो फितरत में है जनाब वाला कि हर एक की पीठ में खंजर घोंपना। जब हम उठा के देख लेते हैं बांग्लादेश की सिचुएशन, वहां के रिवोल्ट को देखते हैं, या हम उठा के देख लेते हैं कि किस तरीके से बॉन्डाई बीच के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी हमले फैलाए गए, कनाडा के अंदर क्या किया गया। सिमिलरली आप जितने भी ममालिक को उठा के देख लीजिए तो मोदी तो अपनी इन जलील हरकत की वजह से और अपनी गलीज फितरत की वजह से ऑलरेडी आइसोलेशन का शिकार हो चुका है सफारती तौर पे। और उसके बावजूद अब जो इसराइल के साथ एक नया गठजोड़ है, तो जैसा मोदी वैसा नेतन्याहू। सो ये एक जो गलीज किस्म का गठजोड़ है, ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत जल्दी धोखा देंगे। फिर बात आपने सर से की थी जंग के हवाले से, तो खामनेई साहब ने तो अपनी शहादत से पहले ये इंडिकेशन दे दिया था कि अगर ये जंग अमेरिका शुरू करता है, जंग को शुरू करना उनकी डिस्क्रिप्शन होगी, लेकिन जंग खत्म कब करनी है वो हम डिसाइड करेंगे।
तो सिमिलरली मुझे भी, मैं सर की बात के साथ सेकंड करूंगी कि फिलहाल बहुत नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा कि ये मामलात इस हद एकदम से सेटल डाउन हो जाएंगे। पहले बदले की बात की गई थी, तो बदले के लिए आप ये देखिए कि जिस तरीके से तल अवीव जल उठा है, जो हम सबके दिल के लिए बड़ी पुरसकून बात है। जब हमारे पास वो फुटेजेस आते हैं तो एक दिली सुकून सा महसूस होता है कि जिस तरीके से फलस्तीन के मुसलमानों को निशाना बनाया गया था, या जिस तरीके से बाकी ममालिक के अंदर जो है वो मुसलमानों को निशाना बनाया था। सो दिस इज व्हाट कि जो वो डिजर्व करते थे। और मैं ये समझती हूँ कि ईरान का रिप्लाई तो बहुत बेफिटिंग है, और ईरान शुड कंटिन्यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस रिप्लाई। एक आखिरी भी यहूदी अगर कहीं पे मौजूद है तो उसको भी इबरत का निशान बनाया जाए। ठीक है, उसको भी इबरत का निशान बनाया जाए। इम्तियाज़ साहब, भारत के हवाले से बात हो रही है सर, जैसे कि अभी सिद्रा सदुज़ई साहिबा की जानिब से भी ये कहा गया है कि मोदी की तो फितरत में ही धोखाधड़ी है, और यही बात फैसल हकीम साहब ने भी की है कि देखना ये है कि इजराइल को मोदी धोखा कब देता है। भारत की साख कैसी देख रहे हैं, कितनी मुतासिर हो गई है सर इन तमाम तर सिचुएशन के बाद? देखिए, मैं नहीं समझता वो इसराइल को धोखा देगा, क्योंकि एक ही खमीर है इसराइल और ये जो मोदी ख़ास तौर पे, ठीक है ना। मैं देखिए ये चौधरी जमात में अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए तो वो किसी हद तक नहीं, वो बहुत अरसे से इसराइल के मफाद के लिए काम कर रहा है। अमेरिका, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में मैं बार बार कहता आया हूँ कि अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पे पाबंदियाँ बिल्कुल ढकोसला है, पॉलिटिकल कुछ नहीं होगा। वो आपने देख लिया, साबित हो गया कि कुछ भी नहीं हो रहा। वो यानी ऑन बोर्ड है वो ट्रंप के साथ, नेतन्याहू के साथ। और मैं देखें, ये चौधरी जब्बार बैठे हैं, खुद सिद्रा हैं, हमारे फैसल साहब हैं, हम खुद हैं जो मीडिया के लोग हैं। बहुत सारी जहाँ एक्सेस होती है, हम फॉरेन अफेयर के ऊपर बहुत एहतियात से हम गुफ्तगू करना है। ये देखें, ये जो नेक्सस है ना, ये मोदी का और नेतन्याहू का, ये बहुत पुराना है। जब ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इसकी क्रॉस चेक भी, ये जो चाबहार के अंदर $50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का आगाज़ हुआ था, असल में वो ईरान के ख़िलाफ़ नेटवर्किंग का आगाज़ था, जो मोसाद के कोलैबोरेशन के साथ ये रॉ ने एक ऑपरेट किया था। जब कुलभूषण यादव पकड़ा था हमारी एजेंसीज ने, उसके बाद से ईरान के कई इलाकों में हमारी मॉनिटरिंग चल रही थी। और उसके बाद एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, क्योंकि जो चाबहार के अंदर इन्वेस्टमेंट कराई गई थी वो बाकायदा कोऑर्डिनेशन थी, जो बाद में साबित हुई इसराइल था। इसराइल उसके बिहाइंड था इन्वेस्ट करने के लिए। इम्तियाज़ साहब, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा सर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने अफगान तालिबान के खिलाफ जो जारी ऑपरेशन है सर, गज़ब लिल हक की तफसीलात जारी कर दी हैं, और सारी सिचुएशन भी सर हमारे सामने, हम लम्हा ब लम्हा चीज़ें देख भी रहे हैं। और सर आपके सामने पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी, मेज़बानी की, बरादर मुल्क समझा। सिचुएशन हमारे सामने है, जिस तरीके से अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी की जा रही है। सर आप नहीं समझते अफ़गानिस्तान ने खुली एहसान फरामोशी दिखा दी है? सवेरा ये जो मैं नेक्सस बता रहा था, बहुत सेंसिटिव ये मैं इंफॉर्मेशन आप ये मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव। उसके अंदर ये अफ़गानी नेक्सस भी था। आपको याद होगा गुलबदीन हिकमत यार और उनके जब यहाँ आए थे, और बुरहानी के ऊपर जब अटेम्प्ट हुआ था, ये 3-4 साल पे, उस वक्त काफ़ी अर्से पहले, ये सारा नेक्सस जब से चल रहा था। चाबहार के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये था कि CPEC को अटैक करना, जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी बहुत कोऑपरेटिव थी उनसे, उसको सक्सेस की तरफ जा रहा था हिंदुस्तान उसके अंदर, और उसकी नेटवर्किंग पूरी की पूरी आई। ठीक, जो ईरान के अंदर इस्माइल हानिया वाला वाकया हुआ, दूसरा हुआ ड्रोन जो वहाँ पहुँचाए गए, वो चाबहार इन्वेस्टमेंट के हवाले से थे सारे, कि वहाँ पर चाबहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और रॉ के लोग काम कर रहे थे। ना सिर्फ कुलभूषण का नेटवर्क था, कुलभूषण का नेटवर्क बहुत यानी कि बहुत माइक्रो था। उसके बाद पूरे का पूरी नेटवर्किंग पकड़ के पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पाकिस्तान के इदारों ने ईरान के हवाले की थी। ईरान के रिजिम में भी उस वक्त चंद ऐसे लोग जो अभी भी कहे जा रहे हैं, जिन्होंने मुखबरी का काम कर रहे हैं, वो सपोर्टिव थे मोदी को। और मुत्तहदा यानी एक हमारा जो पड़ोस मुल्क है, इस्लामी मुल्क, उसके और ईरान का एक आपस में बहुत सारी चीज़ों में एग्रीमेंट कराने के अंदर मोदी ने किरदार अदा किया था। उसके बाद दुबई के अंदर आपको देखें कितनी पजीराई मिली थी उसको, मोदी को खामखा पजीराई नहीं मिली थी, ना इन्वेस्टमेंट के हवाले से मिली थी। यूएई और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला था, वो उन्होंने सॉल्व करवाया था, लेकिन वो सारा था बदनीयती का, कि ईरान के खिलाफ एक नेटवर्किंग हो रही थी पूरी, जो रॉ और मोसाद, और आप उसको अगर अमेरिकन CIA भी उसके अंदर इंक्लूड कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, वो सारा नेटवर्किंग कर रहे थे। और ये अफगानिस्तान वाली जो आपने बात की, मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी इख्तियार की है
आप मोदी की तरह अफगानियों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, मोदी की तरह अफगानियों पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जब्बार साहब, सिचुएशन सर सामने है, गजब लिल हक की तफसीलात भी वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान को बारहा बताया गया है, समझाया गया है, लेकिन वो बाज आने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ सर सिफारती सतह पर आप समझते सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, या अब भी आपको लगता है कि मुज़ाकरात का रास्ता पाकिस्तान को खुला रखना चाहिए? क्योंकि सर बारहा ये बात कर चुका है पाकिस्तान, अमन की बात कर चुका है, सबूत भी पेश कर चुका है, लेकिन अफगानिस्तान बाज आने का नाम नहीं ले रहा। जब्बार साहब, तो देखिए, अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये ऑपरेशन गजब दिल हक जो है, ये सफारती कोशिशें सारी हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं, सारी सफारती कोशिशें कर चुके हैं। जब पहले हमने सीज फायर किया था तो उसमें आपको पता है कतर में मुज़ाकरात हुए, उसके बाद इस्तांबुल में हुए, फिर ईरान में हुए, सऊदी अरेबिया में हुए। असल प्रॉब्लम जो अपना अफगानी रजीम का ये है कि दुनिया में इनकी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है ना। को बेतबारा कह रहे थे, सबसे बड़े बेतबारे नमक हराम तो ये सर किराए के कातिल कहा जाते हैं, इनको जहाँ से फंडिंग मिलती है वहाँ बिक जाते हैं अफगानिस्तान। वो तो सामने है कि जब ये रजीम चेंज हुआ, जब अशरफ गनी यहाँ से गया, तालिबान आए, तो हिंदुस्तान ने देखा कैसे रिएक्ट किया, जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई। फिर उन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। जी दुआल के लफाज देंगे तो $100 इनको देगा, हम $150 देकर इनको अपनी तरफ कर लेंगे, तो हो गया अपनी तरफ। इनको ले जाया गया, वहां पर दर्जन रखा गया, फिर उसके बाद इनको देवबंद ले जाया गया, उसके बाद सारा को ये दोबारा टोटल जो है ना उनकी गोद में बैठ गए। अब ये इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर कोई दुनिया में कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और ये खुद भी अपने अफगानिस्तान को कोई स्ट्रक्चरल स्टेट बनाने के हक में है ही नहीं। ये वॉर इकोनॉमी है, ये लड़ते हैं, पैसे लेते हैं, लड़ते हैं, पैसे लेते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी करना जानते हैं। अभी एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इनका पाकिस्तान में हुआ है, और पूरे जो है ना वो कह लें कि पैंट डाउन जिसे कहते हैं ना, वो भागते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अभी आज जो वफाकी इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने हमें जो बताया है, आज अपना 16 लोकेशन के ऊपर जो है ना वो बलोचिस्तान के इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, और उसके बाद इस पूरे मामले में इनके 27 लोग वहां पे मार दिए गया बलोचिस्तान में। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फिर इन्होंने 12 लोकेशन के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, यहाँ पर जो है वो 40 लोगों को मारा गया। तो आज 67 लोग जो हैं दिन के वक्त इनके हलाक किए गए हैं। अफगानी रजीम के वज़ीर इत्तलात ने हमें जो बताया, अभी रात आ रही है, और दोबारा फिर आपको पता है रात कितनी भारी होती है, ये एक और रात जो है इनके ऊपर भारी जो है वो होने वाली है। एक और रात बिल्कुल जब्बार साहब इन पर भारी होगी सर, क्योंकि मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। सिद्रा सदोज़ई साहिबा, सिचुएशन आपके सामने है, आपने क्या समझती है, क्या अफगानिस्तान को अंदाज़ा नहीं है कि वो एक बड़ी इलाकाई ताकत के हाथों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान बारहा उसको बता चुका है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, फिर भी सुनने का नाम नहीं ले रहा। आप समझिए जानबूझ के किया जा रहा है, या फिर ये इस्तेमाल हो रहा है भारत के हाथों? क्या कहती हैं आप? इस तरीके से सर ने बात की है ना कि उनके ऊपर किसी किस्म का एतबार नहीं किया जा सकता, मैं सर की ही बात को सेकंड करूंगी और उसी को आगे लेके चलूंगी, कंटिन्यू करूंगी कि आप ये देखिए कि बाहर का या दुनिया का कोई और मुल्क तो उनके ऊपर क्या एतबार करेगा या उनकी क्या गारंटी लेगा। उनके तो अपने अंदर की आवाम जो है वो उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए तैयार बैठी हुई है। उनके तो अंदर की आवाम जो है वो उनको गालियां देती है, और उनसे जो है वो बाहर हाल हर सूरत में जो है, बिकॉज जिस किस्म की सिचुएशन उन्होंने अपने मुल्क के अंदर करके रखी हुई इन द नेम ऑफ शरीयत, कि वो कौन सी शरीयत है जिसका नफाज उन्होंने इस तरीके से किया हुआ है कि वहां पे उनको जो है रमजान के अंदर चौकियों के ऊपर उस वक्त हमला किया जाता है जब हमारे फौजी जवान रोजे की हालत में होते हैं और रोजा अफ्तार कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं इस लिहाज से देखूं तो किसी सूरत में भी आप अफगानिस्तान के ऊपर किसी सूरत में एतबार नहीं कर सकते। देखिए, जिस मुल्क ने अमन नहीं देखा उसको नहीं पता कि अमन क्या होता है, जिस मुल्क ने खुशहाली नहीं देखी उसको नहीं पता कि खुशहाली क्या होती है, जिस मुल्क ने अपने अंदर किसी किस्म का एक खूबसूरत तर्ज जिंदगी नहीं देखा उनको नहीं पता कि कौमें रहती किस तरह है, तमीज से कैसे रहा जाता है इस दुनिया में। तो अफगानिस्तान के हवाले से तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है सिद्रा साहिब, आपको पॉइंट आ गया। फैसल हकीम साहब, सर आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा। पाकिस्तान बारहा शवाहिद भी पेश कर चुका है, और अब जो गज़ब लिल हक ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया गया है वो भी इन्हीं की वजह से किया गया, क्योंकि पाकिस्तान शुरू दिन से ये बात कह चुका है कि पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला किया जाएगा और इस तरीके की कोशिश की जाएगी तो फिर अपने मुल्क की सालमियत पर समझौता भी किसी सूरत हम नहीं करेंगे। क्या समझते सर, आलमी दुनिया को भी पाकिस्तान शवाहिद पेश कर चुका है, दुनिया भी खामोश है, क्या वजह है इसके पीछे, और क्या समझते हैं पाकिस्तान का इस मामला के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या देख रहे हैं आप?
देखें दुनिया खामोश नहीं है। आप देखें तो गजब लिल हक जो ऑपरेशन है उस हवाले से पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि अब जब तक अहदाफ पूरे नहीं होते तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। यानी जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता और अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो दो में से एक का इंतखाब नहीं कर लेती कि वो दहशतगर्दों के साथ का इंतखाब करती है या पाकिस्तान का, उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। दुनिया में पाकिस्तान के बयानिए के साथ बहुत सारे ये कह लें कि पूरी दुनिया खड़ी हुई है सिवाय भारत और इसराइल के, और पाकिस्तान के जो बयानिए है उसकी हमायत की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं। जबार साहब कह रहे थे कि इनकी गारंटी देने वाला कोई नहीं है, अफगान अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने वाला कोई नहीं है। एक रूस ने तस्लीम किया था, वो भी अब कह रहा है कि दहशतगर्द जब तक मौजूद है मिसाली ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। तो एक बिल्कुल साहब, अफगान रजीम हुकूमत को कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान के बयानिए के हिमायत जो है वो हर जगह ही जारी है। इसी के साथ हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।